Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। तो साथियों यहां पर हम पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 9 हल करने वाले हैं, जिसमें कि संपूर्ण 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे ही 30 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर और संपूर्ण टॉपिक से ये 30 प्रश्न बनाए गए हैं साथियों, दोनों लेवल के लिए। बहुत कुछ नया हम सीखने वाले हैं इस टेस्ट के माध्यम से और बहुत सारे नए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरे ही 30 प्रश्न देख करके जाना। मैं आपको बता दूं कि कल सुबह मैंने एक शिक्षण वीडियो का टेस्ट डाला था, टेस्ट नंबर 69। उस टेस्ट को बहुत कम लोगों ने देखा है, तो एक गुजारिश है कि वो टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी जाने क्या पता क्या नहीं पता, कुछ विशेष क्वेश्चन लेकर आया था उस टेस्ट में। फिर भी ये 8-10 हज़ार लोगों ने ही देखा, जबकि मुझे ऐसा लगा था कि इस टेस्ट को तो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही इतने विशिष्ट थे। लेकिन फिर भी नहीं देखा लोगों ने। तो अगर आपने भी नहीं देखा है तो आप शिक्षण वीडियो के टेस्ट नंबर 69 को एक बार अवश्य देख लीजिए साथियों। शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके हैं, शारदा एक्ट जो कि 1929 के नाम से जाना जाता है, जो लागू हुआ था 1930 को। इसमें 1978 में संशोधन किया गया, जिसमें लड़कों की आयु रिक्त स्थान वर्ष व लड़कियों की आयु वापिस रिक्त स्थान वर्ष निश्चित की गई। तो आपको बताना है, देखो जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट में 1929 में, देखो ये शादी से संबंधित एक्ट है, बाल विवाह से संबंधित, जिसमें एक निश्चित आयु बताई गई कि भाई लड़के और लड़कियों की निश्चित आयु इतनी होना चाहिए, इससे कम उम्र में आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 1978 में संशोधन किया गया था साथियों, और वर्तमान में तो 2006 में इसमें वापस संशोधन करके इसके स्थान पर एक नया एक्ट बनाया गया है। तो देखो बाल विवाह निवारण अधिनियम या ऐसे ही कुछ नाम है 2006 वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, जब 1978 में इसमें संशोधन हुआ तो 18 वर्ष और 21 वर्ष लड़कों की आयु निश्चित की गई और लड़कियों की 21 वर्ष। लड़कों की 21 वर्ष या लड़कियों की 18 वर्ष, 14 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों की, और 18 वर्ष लड़कों की आयु और 14 वर्ष लड़कियों की आयु। तो कितनी आयु निश्चित की गई थी? तो भाई एक बात है कि भाई लड़कियों की आयु तो कम रहेगी, तो यहाँ पर हम लड़कियों की जो आयु है 21 वर्ष और 18 वर्ष, ये दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा किसकी रहेगी? लड़कों की। तो साथियों 21 व 18 या 18 व 14, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है साथियों 18 वर्ष। 1978 में लड़कों की आयु शादी के लिए निश्चित की गई थी और 14 वर्ष लड़कियों के लिए आयु निश्चित की गई थी। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 1 में। बाकी 21 व 18 वर्ष लड़के और लड़कियों की जो आयु है वर्तमान में भी चल रही है, 2006 में यह अधिनियम बना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 2 पर। तो यहाँ पर तो चौथा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? काला सोना के नाम से अफीम को जाना जाता है। अफीम पॉपी नाम के पौधे से प्राप्त होता है। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 24 नवंबर 2008 को मनाया गया और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है साथियों? पूरे प्रश्नों को करके जाना, बहुत ही शानदार टेस्ट है, मैं पहले कह देता हूँ। यहाँ पर टारगेट 25 का रखो कि 25 सही करना है हमको। तो देखो असत्य कथन, काला सोना अफीम को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और अफीम पॉपी नाम का एक पौधा होता है जिससे हमें प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को ही मनाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ जो तीसरा विकल्प है ये एक असत्य है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 24 नवंबर 2008 को बनाया गया। तो साथियों देखो, जो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम मतलब आप सार्वजनिक स्थानों पर, खुले स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते। यह अधिनियम 24 नवंबर 2008 को नहीं बल्कि 2 अक्टूबर 2008 को बनाया गया था साथियों। यहाँ डेट इसकी गलत दे रखी है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है ये आपका असत्य कथन है और आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सी विशेषता एकल परिवार की नहीं है?
एकल परिवार में माता पिता व उनके बच्चे ही रहते हैं। एकल परिवार के बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास जल्द होता है। एकल परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास जल्द होता है। एकल परिवार में बच्चों को शिक्षा बेहतर मिल सकती है। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में एक ऐसा विकल्प है जो कि एकल परिवार की विशेषता को प्रकट नहीं कर रहा है। तो साथियों आपके तीसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 2, क्योंकि ये कह रहा है कि सामाजिक गुणों का विकास जल्द, तो एकल परिवार में नहीं होता है सामाजिक गुणों का विकास, बल्कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें बालक में सामाजिक गुणों का विकास जल्द होता है साथियों। इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है, क्योंकि ये एकल परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहेंगे, आत्मनिर्भरता का विकास जल्दी होगा और उनको बेहतर शिक्षा मिलने के भी अधिक अवसर मिलेंगे साथियों। तो आपका सेकंड विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 4, वस्त्रों से संबंधित असुमेलित है राहीदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब, रिगनाई त्रिपुरा और फिरन केरल। तो इनमें से वस्त्रों से संबंधित असुमेलित आपको बताना है कि भाई कौन सा वस्त्र किस राज्य का नहीं है। तो देखिए राइट आंसर आपका चौथे क्वेश्चन में आता है साथियों, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, क्योंकि फिरन जो है वो केरल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का वस्त्र है। ये कहाँ का वस्त्र है? ये जम्मू कश्मीर का। बाकी राहीदे हिमाचल प्रदेश में ही है, फुलकारी पंजाब में ही है और रिगनाई त्रिपुरा में है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। लंबवत दिशा में प्रयोग किए जाने वाले धागों को कहा जाता है? ताना, बाना, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ताना बाना का नाम सभी ने सुन रखा होगा। ताना बाना का नाम किस में चलता है? हथकरघा उद्योग में, पावर लूम में नाम चलता है इनका हथकरघा उद्योग और पावर लूम के अंतर्गत इनका नाम चलता है। तो देखिए जो लंबवत दिशा में प्रयोग किए जाने वाले जो धागे होते हैं इनको साथियों ताना कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ताना के नाम से जाना जाता है। आपके 5वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, दक्षिण पश्चिम अमेरिका की आदिवासी जाति द्वारा बनाए घर कहलाते हैं? क्रू, होगान, ओल और चिकीज। तो जो दक्षिण पश्चिम अमेरिकी जो आदिवासी है इनके द्वारा जो घर बनाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों? 6ठे क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा अगर आप पूरे 30 प्रश्न करके जाओगे तो यहाँ जो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम जो अमेरिका की जो आदिवासी जाति है इनके द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उनको होगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होगान। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। वस्त्र और जो आवास है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है साथियों। तो कमेंट करके ज़रूर जाना, ईमानदारी से 25 करने वाले ज़रूर कमेंट करके जाना। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 7, सोना, कल्याण, सोनालिका, मंगला जैसी किस्में हैं मक्का की, चावल की, गेहूं की या फिर ज्वार की। तो प्रश्न संख्या 7 में बताना है ये जो किस्में यहाँ लिखी हुई है ये किस्में किस फसल की है साथियों? देखो उपरोक्त जो किस्में लिखी हुई है सोना है, कल्याण है, सोनालिका है, मंगला है, ये साथियों ये सारी किस्में गेहूं की है। कौन सी फसल की है? ये गेहूं की है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 7वें क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। तो चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असुमेलित है? सुनहरी क्रांति बागवानी के उत्पादन में वृद्धि हेतु, गुलाबी क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु, काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि हेतु और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में वृद्धि हेतु। तो साथियों ये आपके फसलों में आती है ये चीज़ें। तो देखिएगा ये क्रांतियाँ जो है असुमेलित आपको यहाँ पर बताना है 8वें क्वेश्चन में। तो राइट आंसर जो है साथियों वो रहेगा आपके सेकंड विकल्प गुलाबी क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु। ये एक असुमेलित विकल्प है, क्योंकि देखो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना है, काली क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि करना है और बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन में वृद्धि करना है। लेकिन ये जो गुलाबी क्रांति है
ये मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नहीं है, बल्कि झींगा उत्पादन में वृद्धि हेतु है। किसके लिए? झींगा उत्पादन में। साथियों, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गुलाबी क्रांति नहीं होती है, बल्कि नीली क्रांति है। क्या कहा जाता है इसको? नीली क्रांति कहा जाता है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु। तो ये क्या हुआ फिर? असुमेलित। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, नमदेव दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की, टोंक की और नागौर की। तो साथियों बताइए प्रश्न संख्या 9 में नमदेव दरिया इनमें से किस जगह की प्रसिद्ध मानी जाती है? राजस्थान में। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है, देखिए नमदेव और दरिया राजस्थान के टोंक जिले की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। टोंक जिले में भी जो टोंक शहर है वहाँ की। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन आपके साथियों 10वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, पकाई हुई मिट्टी से विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। थेवा कला, टेराकोटा, मीनाकारी और उस्ता कला। तो प्रश्न संख्या 10 में सही विकल्प का चुनाव करो, आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो साथियों देखो, थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना कहलाती है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर साथियों जो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको कहा जाता है उस्ता कला। और जो पकाई हुई मिट्टी है इससे विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसको टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टेराकोटा। मीनाकारी इसको नहीं कहते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। देखो मीनाकारी तो क्या होती है? जो आभूषण वगैरह होते हैं ना, उन पे जो डिज़ाइनें बनाई जाती है वो कहलाती है मीनाकारी। तो नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ टेराकोटा इसको कहा जाएगा। 11वां क्वेश्चन, सहकारिता का मूल मंत्र है, एक सबके लिए सब एक के लिए, सबके हित में हमारा हित है, आओ एक दूसरे की मदद करें और उपयुक्त सभी। तो साथियों 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपको देना है, कौन सा सहकारिता का इनमें से मूल मंत्र है? सहकारिता के मूल मंत्रों में एक सबके लिए सब एक के लिए आता है, सबके हित में हमारा हित। साथियों ये दोनों मूल मंत्र है। आओ एक दूसरे की मदद करें, यहाँ पर साथियों देखो ये इसका पर्याय हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मूल मंत्र दिया नहीं गया है, इसलिए ये राइट नहीं रहेगा, बल्कि पहला विकल्प और दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर है। ये दोनों ही सहकारिता के मूल मंत्र माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। आपके 12वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति। तो बताइए प्रश्न संख्या 12 में जो भारतीय सेनाएं हैं, जैसे भारतीय सेनाओं में आपके थल सेना आ जाती है, जल सेना आ जाती है, वायु सेना आ जाती है। तो साथियों इन सभी का सेनापति किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? अगर आप सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है तो गलत है, वित्त मंत्री को भी गलत है, यहाँ पर रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति दोनों में से एक राइट आंसर है। तो रक्षा मंत्री भी नहीं है साथियों, बल्कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, ये भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियाँ होती है सेनाओं से संबंधित। चौथा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां क्वेश्चन आपके क्या पूछ रहा है, किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति और गिरधारी लाल व्यास समिति। तो यहाँ सभी समितियों का संबंध पंचायती राज से है, लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। तो साथियों सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? कि भाई राजस्थान में यहाँ पर संपूर्ण देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए।
तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति आपका सही आंसर है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है क्रिस्टेटास, निलंबो, नूसीफेरा, गेटन, फाइकस, बेंगलेसिस और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ इनमें से क्या है। देखिएगा यहाँ पर मैंने वैज्ञानिक नाम यहाँ से आपसे पूछ लिए हैं। सभी को पता है कि भाई भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो वट वृक्ष है। क्या है? वट वृक्ष है, जिसको बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। वट वृक्ष इसको कहते हैं साथियों, बरगद या बड़ का पेड़ इसको कहते हैं। गांव की भाषा में देखो बड़ भी इसको कहते हैं, बाकी इसको बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वट वृक्ष का या फिर बरगद का, फाइकस बेंगलेसिस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? फाइकस बेंगलेसिस। तीसरा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। कमेंट करके बताइए क्रिस्टेटास और निलंबो, नूसीफेरा, गेटन किसके वैज्ञानिक नाम है। थर्ड विकल्प आपके 14वें में सही है। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आभूषण कमर में धारण नहीं किया जाता है? आरत, सटका, तगड़ी और करदनी। तो बताइए वह आभूषण जो कि कमर में धारण नहीं किया जाता है। 15वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए साथियों। देखिए हम करदनी और तगड़ी इन दोनों को तो कमर पे बांधते हैं, सटका को भी बांधते हैं, लेकिन आरत को साथियों कमर में नहीं पहना जाता है बल्कि बाजू में पहना जाता है। कहाँ पर? बाजू में इसको पहना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि इसको बाजू में पहनते हैं न कि कमर में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। आपके 16वां प्रश्न। असुमेलित नहीं है ऊंटों का देवता तेजाजी, काला व बाला का देवता इसको कहते हैं। काला व बाला का देवता पाबू जी, विष्णु का अवतार देवनारायण जी और 4 हाथों वाले देवता गोगा जी। तो असुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? पाबू जी को कहा जाता है ऊंटों का देवता। काला व बाला का देवता तेजा जी को कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता गोगा जी नहीं है बल्कि वीर मल्लिनाथ जी है। इसलिए ये जो तीनों विकल्प है, चौथा, दूसरा, पहला, ये तो क्या है? असुमेलित है। लेकिन विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। इसलिए ये असुमेलित नहीं है, मतलब ये सही है। तो साथियों तीसरा विकल्प आपका 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछ रहा है इनमें से किस ग्रंथि से जीवन बचाओ हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। तो साथियों आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 30 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नए लगे होंगे साथियों। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा डीपली ईवीएस को पढ़ रखा है तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल पढ़ने वाले को कम से कम 15 क्वेश्चन इसमें नए लगने वाले हैं। देखिएगा पूरे 30 प्रश्नों को देखने के बाद में ही डिसाइड करना साथियों कि भाई आपके लिए कि कितना फ़ायदेमंद है और कितना आपके लिए उपयोगी है। तो जो जीवन बचाओ हार्मोन है ये एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है, जिसको एड्रिनलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सभी को इस चीज़ का ज्ञान भी होगा साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। तो आपके 18वां क्वेश्चन, मलेरिया रोग है प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित और इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग के बारे में बताना है आपको। मादा एनोफ्लिस के द्वारा ये होता है साथियों। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंतर्गत आता है। विषाणु या वायरस जनित ये रोग नहीं है, ना ही जीवाणु जनित है ये। ओनली विकल्प नंबर आपका 1 सही है, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे देखेंगे। तो आपके 19वां क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और निमेटोड। तो बताइए प्रश्न संख्या 19 में जो छोटी माता निकलती है, सभी जानते हो कि छोटी माता निकल रही है। रेबीज रोग जो होता है साथियों,
इसका कारण वायरस को या विषाणु को माना जाता है। किसको माना जाता है? वायरस कह दो या विषाणु कह दो। जैसे यहाँ पर कोविड-19 है ना, ये भी एक विषाणु या वायरस जनित ही रोग है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो चलिए आपके 20वां क्वेश्चन, बागों के घर मतलब बागों का घर है। यहाँ पर बागों का घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर को, केवलादेव को, मरु उद्यान को और दर्रा अभ्यारण्य को। तो बताइए प्रश्न संख्या 20 में आपका कौन सा विकल्प सही है? बागों का घर इनमें से किसको कहते हैं साथियों? प्रश्न संख्या 20 में जो आपके राइट आंसर निकल के आता है, रणथंभौर अभ्यारण्य को ही बाघों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 21 को। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है। 21वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में भूमि को सिंचित करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? खड़ीन, बावड़ी, टांका और पालर पानी। तो साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके मेगा टेस्ट में दिया था, वहाँ पर क्या हुआ था, पालर पानी इसको राइट आंसर दे दिया था मैंने, मतलब एक उस क्वेश्चन का, लेकिन वहाँ टांका सही था। फिर मैंने संशोधन भी उसमें किया था। तो टांका के अंदर जो पानी होता है वो पालर पानी होता है। साथियों टांका का पानी पीने के लिए यूज करते हैं, न कि भूमि को सिंचित करने के लिए। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। बल्कि साथियों पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन की खेती की जाती है। एक तरह से छोटी छोटी झीलें बनाई जाती है, खड़ीन जिनको कहते हैं। इसका उपयोग राजस्थान में भूमि को सिंचित करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी है और इनमें से सभी। तो बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से 22वें प्रश्न में सही विकल्प का चुनाव करो। तो साथियों अगर आप सोच रहे हो कि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, तो गलत है। पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है इसलिए इसे कहते हैं नीला ग्रह, ये भी गलत है। बल्कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी है, एक बहुत बड़े भूभाग में पानी है, लगभग 71% भाग पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। तो साथियों इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, 4 नहीं है सही 22वें प्रश्न में। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, जबकि विश्व की रिक्त स्थान महिला है, तीसरी महिला है, विश्व की चौथी महिला है, विश्व की 5वीं महिला है या विश्व की 6ठी महिला है। तो साथियों आपको ये बताना है कि भाई बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की, लेकिन विश्व में कौन से स्थान पर आती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की महिलाओं में? तो ये आती है साथियों 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। इसलिए आपका थर्ड विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। तो चलिए 24वां क्वेश्चन। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आर्यभट्ट, कोपरनिकस, यूरी गागरिन और इराटोस्थनीज। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में सही आंसर कौन सा रहेगा बताइएगा ईमानदारी से। देखो 24वें क्वेश्चन पर आ गए हम, अब 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो 30 प्रश्नों के बाद में कमेंट करके जरूर जाना। तो सबसे पहले बताने वाले कोपरनिकस थे, जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, न कि सूर्य इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना कोपरनिकस इस नाम को। हो सकता है ये एक नाम आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्या पता ये क्वेश्चन आप गलत करते हो, लेकिन कोपरनिकस याद है और बराबर कटोगी तो साथियों याद आएगी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। सेकंड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, जो कि शिक्षण से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आशु रचित उपकरणों का निर्माण कराया जाता है।
इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास करने के लिए किया जाता है? दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु, अन्य विषयों में सह संबंध हेतु, और इनमें से सभी। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रश्न। स्पेशल क्यों? क्योंकि गलत करोगे आप। गलत क्यों करोगे? तो आप करोगे इनमें से सभी, जो कि गलत है। आशु रचित उपकरणों का निर्माण अध्यापक इसलिए नहीं कराता है कि उसकी दैनिक समस्याओं का समाधान हो, ना ही अन्य विषयों से संबंध स्थापित करने हेतु, बल्कि बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। आशु रचित मतलब तुरंत ही किसी उपकरण का निर्माण कर देना। तो साथियों उनसे सृजनात्मक शक्ति का विकास बालकों में होता है। सेकंड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न। आपके प्रश्न संख्या 26 है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव और सरकारी योजना का निर्वाह। तो सरकारी योजना के निर्वाह के लिए तो हम भ्रमण नहीं करवाते हैं, ना ही मनोरंजन के लिए। पिकनिक का हालांकि वास्तव में तो क्या होता है, भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य है वो पिकनिक मनाना ही रहता है। लेकिन साथियों शिक्षण के क्षेत्र में वास्तव में देखा जाए तो भ्रमण इसलिए करवाया जाता है ताकि छात्रों को उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव हो। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। 26वें क्वेश्चन में कमेंट करके जाए कौन कौन विद्यालय स्तर पर भ्रमण के लिए गया और क्या मनाया, पिकनिक मनाया या मनोरंजन किया या प्रत्यक्ष अनुभव लिया, जरूर बताएं। या फिर गवर्नमेंट ने जो योजना चला रखी थी उनका निर्वाह किया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, 27वां प्रश्न। समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और खोज विधि। तो 27वें क्वेश्चन में सही विकल्प बताइएगा साथियों। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में आपके टेस्ट आ रहा है साइकोलॉजी के बहुत ही शानदार प्रश्नों का। तो देखो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके प्रदर्शन विधि। 8 बजे आ रहा है साथियों साइकोलॉजी का टेस्ट। कितनी बजे? 8 बजे। देखिए समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी मतलब उसमें बहुत कम खर्च होता है, समय भी कम लगता है, फिर भी बालक का प्रत्यक्ष ज्ञान बालकों को हो जाता है प्रदर्शन विधि के माध्यम से। आप घुमाने नहीं ले जा करके किसी चीज़ के बारे में यदि प्रदर्शन करते हो, छात्र उसका अवलोकन करेंगे तो बिल्कुल उनको हो सकता है प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। तो चलिए 28वां क्वेश्चन। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी व दिशाओं के सापेक्ष स्थितियों को समझने की योग्यता, ड्राइंग व पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोबल पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता और अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो जो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है उसमें कौन सी चीज़ शामिल है? तो साथियों इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशा, इनकी सापेक्ष स्थितियां अगर आप समझ सकते हो तो आप मानचित्र पढ़ सकते हो। ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 28 में। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 29 को। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है एपिडाइस्कोप, मैजिक लालटेन, प्रोजेक्टर और चार्ट। तो आपने प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। देखो जो प्रक्षेपित सामग्री है ये किसी छोटी चीज़ को पर्दे या दीवार पर बड़े आकार में दिखाने का कार्य करती है। तो जो एपिडाइस्कोप है, मैजिक लालटेन है, प्रोजेक्टर है, तीनों ही प्रक्षेपित में आती है, लेकिन चार्ट यहाँ पर अप्रक्षेपित सामग्री में आता है साथियों। चौथा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल खुद की ईमानदारी से बताना 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पर कमेंट कर देते हो जैसे हुए तो 20 और कमेंट कर रहे हो कि सर 27 हुए, तो उसमें क्या होता है आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो लास्ट के टाइम में। राजस्थान में पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत किस कक्षा से होती है? कक्षा 3 से, कक्षा 4 से, कक्षा 4 2 बार आ गए, कक्षा 5 लिख देते हैं, कक्षा 5 से या कक्षा 6 से। तो साथियों आपने देखा होगा कि कक्षा 1 में और कक्षा 2 में 3 सब्जेक्ट बच्चों के होते हैं। एक तो होती है हिंदी, एक होती है बालकों के अंग्रेजी
और एक होती है साथियों गणित। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण नहीं होती है, बल्कि बालक जब कक्षा 3 में आता है तब उसके हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण को भी शामिल कर लिया जाता है। अर्थात यहाँ देखो कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। कक्षा 1 में और कक्षा 2 में तो क्या होता है, जो हिंदी, अंग्रेजी और जो गणित है, हिंदी अंग्रेजी तो क्या है, लैंग्वेज, भाषा है, और गणित साथियों इसके साथ ही बालक को पर्यावरण का समन्वित ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 सही है। तो ये वीडियो पूरा हुआ। मॉडल पेपर हमने 30 प्रश्नों का किया है। इसके बाद में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है, तो उसको ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।